बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि सर्टेन एक्टर्स जो होते हैं, द रीज़न वाई दे बिकम व्हाट दे बिकम इज़ बिकॉज दे डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड। इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए काम में कि आपको किसी के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। जैसे बच्चन साहब को नहीं कर सकते आप कंपेयर। आप बहुत सारे एक्टर हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं कर सकते, अशोक कुमार को नहीं कर सकते, बलराज साहनी को नहीं कर सकते, दिलीप कुमार को नहीं कर सकते। आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी इतनी यूनिक छवि है। आपके लिए एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन डेफिनेटली कॉमेडी तो नहीं है। तो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनकी राइटिंग आपको बहुत पसंद है? पीकू। बहुत सालों के बाद ऐसा रोमांस देखा स्क्रीन पे इरफान भाई और दीपिका का। इरफान भाई का बहुत बड़ा फैन है। हम लोग यूनिकनेस की बात कर रहे थे, वो उस आदमी में जैसी है ना, वो किसी में नहीं है। डायरेक्शन करना चाहेंगे? आ तो रहा है ऐसा विचार, बट आई थिंक अभी तो नहीं करना चाहूँगा। मनोज बाजपेयी भाई का मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर रियाज लाइक? ही सेड कि मैं कविता पढ़ता हूँ, एक कविता शीशे के सामने एवरी डे। तो अमित सियाल का रियाज क्या है एक्टिंग के लिए? डॉक्यूमेंट्रीज कुछ भी मिल जाता है ना, देखने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है और वो एक एक्टर के लिए अच्छा भी है। स्क्रीन राइटर्स की अगर बात करें, कौन सा आपकी फेवरेट है? शोले वोले हो गए, सलीम जावेद की कहानियाँ हो, दे वर लाइक आउट एंड आउट एंटरटेनर्स। जो एक इंटरप्रिटेशन होता है किसी कैरेक्टर का, और उसमें वैसे डायलॉग के बीच में जो साइलेंसेज हैं और आपको एक बहुत बार आंखों से कहने की कोशिश करनी है, अपने एक्सप्रेशन से कहने की कोशिश करती है, वो प्रोसेस आपको राइटिंग का कितना खूबसूरत लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बहुत आई थिंक उसी के लिए तो एक एक्टर जीता है सर। ये वन टेक एक्टर वाली मिथ से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 20 टेक भी करने में। हाय, इट्स अमित सियाल और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद फरीदुन। आज हमारे साथ में है एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, और मुझे लगता है कि इनका अभी सबसे बेस्ट काम अभी आना बाकी है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जिसकी वजह से इनकी एक पहचान जो बन चुकी है, वो एक बहुत ही यूनिक स्पेस में है। ही लाइक्स टू सरप्राइज हिज ऑडियंस एंड दैट्स हिज यूएसपी। अमित सियाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। अभी आप बाहर एक बड़ी कमाल की आप बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंसेज तो बहुत से आए, अप्रिसिएशन बहुत से मिला, लेकिन वो एक सिक्सर नहीं लग पा रहा है। जैसे आपने बोला कि मैं बेस्ट इज येट टू कम, तो पता नहीं यूनिवर्स शायद उसी के लिए कंस्पायर कर रहा होगा कि तभी सिक्सर लगेगा। तो आपने बहुत ही डाइवर्स आपने रोल्स करे हुए हैं, लेकिन हर किसी का मुझे लगता है कि एक अपने आप को खुद को आंकने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दैट दिस इज़ व्हाट आई डिजर्व, दिस इज़ व्हाट आई कैन पॉसिबली डू। सो व्हाट इज़ इट दैट यू कैन पॉसिबली डू? अगर कोई रेफरेंस अगर आप देना चाहें नसीर साहब के परफॉर्मेंसेज में, इरफान के परफॉर्मेंसेज में, या फिर ओमपुरी साहब के परफॉर्मेंसेज में, या फिर बच्चन साहब के परफॉर्मेंस में, इट कैन बी एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्टिंग करनी शायद आ गई है अभी। और क्योंकि एक्टिंग का प्रोसेस ऐसा है, इट सिमुलेट्स लाइफ। तो जितने आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जितने आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, आई थिंक दैट स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट इन योर वर्क ऑल्सो। एंड वो रियल को कब सिमुलेट करने लगता है, रील को कब सिमुलेट करने लगता है, वो बाउंड्रीज ही मिट जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मेरा इंस्ट्रूमेंट है, वो जितना ज़्यादा ऑनेस्टली कोई चीज़ को कर पाएगा, तो उतना ज़्यादा पॉलिश होता रहेगा। तो उस तरीके का काम करना चाहता हूँ मैं। आई जस्ट वांट टू कीप पॉलिशिंग माई सेल्फ एंड ईच एंड एवरी रोल एज इट कम्स एंड जस्ट बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट टू इट। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक 100% ऑनेस्ट हो पाया हूँ, बट द आइडिया इज़ टू रीच दैट। ओके, आपने जैसे कहा कि आप किसी एक्टर का आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि सर्टेन एक्टर्स जो होते हैं, द रीज़न वाई दे बिकम व्हाट दे बिकम इज़ बिकॉज दे डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड, दे डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट, दे वांट टू क्रिएट अ पाथ ऑफ देयर ओन। अपना खुद का एक मकाम हासिल करना चाहते हैं, अपना खुद का एक रास्ता तलाश करना चाहते हैं, ताकि और लोग उस रास्ते के ऊपर चल पाएँ। कितना ज़रूरी है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है सर। इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता था, बट हमारे जनरेशन के सभी लोग जो हैं बच्चन साहब को देख के बड़े हुए हैं और एक्टिंग की दुनिया में भी उनको ही देख के आए हैं। आई थिंक वो ज़्यादातर वो स्टारडम की वजह से था, वो ही इज़ एन एनिग्मा। तो वो जो एक आउट ऑफ रीच इंसान होता है या कोई चीज़ होती है, उसको देख के आप जब उसको फॉलो करते हो, तो आप कहीं ना कहीं रास्ते में ना उनकी तरह बनने लग जाते हो। तो बहुत बहुत कॉन्शियस रहता हूँ मैं और बहुत जतन करता हूँ कि मैं उनकी तरह ना करूँ कुछ, तो वो जो ऑनेस्टी की मैंने आपसे बात करी है, वो अपने अंदर झांकना, तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम ये बात कर रहे हो या तुम कुछ इमोट कर रहे हो या कुछ फिजिकलिटी कर रहे हो स्क्रीन पे,
वो तुम्हारी है या किसी और की बोरोड है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी वॉइस आए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि लोग आपको फॉलो करें, बट वही आपकी यूनिकनेस है। अगर आप वही नहीं बाहर ला सकते हैं तो फिर देन यू विल बी अ कैरिकेचर ऑफ समबडी एल्स, एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड फॉर एन आर्टिस्ट टू बी दैट, और ऐसा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए काम में कि आपको किसी के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सके। आप यूनिक हो। जैसे बच्चन साहब को नहीं कर सकते आप कंपेयर, आप बहुत सारे एक्टर्स हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं कर सकते, अशोक कुमार को नहीं कर सकते, बलराज साहनी को नहीं कर सकते, दिलीप कुमार को नहीं कर सकते। आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी इतनी यूनिक छवि है, इट्स अनकम्पेरेबल। ओके, मुझे याद है कि जब पैंडेमिक में मेरी आपसे वर्चुअल मेरी बात हुई थी, तो हमारे डिस्कशन कुछ हुए थे, प्रोजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, अपना खुद का पीआर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत एक्साइटेड उस वक्त मुझे नहीं नज़र आए थे। मैं अभी देख रहा हूँ कि अमित सियाल जो है कुछ थोड़ा सा बदल गए, एंड आई एम थ्रिल्ड बिकॉज मेरे भाई काम आपका जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो सामने नहीं रखा जाएगा, जी जी जी, उसके बारे में कहा नहीं जाएगा कि साहब हम ये हैं, तो दुनिया तो मानती नहीं है। सर पता है क्या हुआ, ये बीच में एक बड़ी स्पेशल फिल्म करी मैंने, तिकड़म। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी शोज़ होते थे तो अच्छा खासा उनका मार्केटिंग अपने आप ही होता था, महारानी जैसे फॉर एग्जाम्पल, कमाल का। एंड तिकड़म मुझे लगा बहुत स्पेशल फिल्म है, तो मुझे अपनी तरफ से भी एफर्ट करना चाहिए, और वो बड़ी ज़रूरी फिल्म थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा था, सब ऑफर भी चीज़ें उसी टाइप की होनी थी। तो मुझे लगा कि एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज एन एक्टर कि अगर लोग नहीं देख पा रहे तो मैं वो तोड़ के दिखाऊं उनको, तो इसलिए बहुत स्पेशल फिल्म है तिकड़म। तो वो जब करा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जब उसका पीआर वगैरह शुरू किया मैंने, मार्केटिंग शुरू करी, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इसमें भी मज़े हैं। पहले मैं ना इसमें ये मार्केटिंग में पीआर में मज़े नहीं ढूंढ पा रहा था मैं, तो हम लोगों ने साथ में पीआर टीम में सब ने ट्रैवल किया, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी इससे मिले कभी उससे मिले, एक बड़ा अच्छा सा पीआर क्रिएट किया हम लोगों ने, और बड़े मज़े आए मुझे, अलग अलग नए लोगों से मिला, नई जगहों पे गया, एक नई सोच बदली कि यार इतना पकाओ और बोरियत नहीं है इसमें जितनी तुम सोचते थे, और तो बहुत मज़ा आया। एक्चुअली क्या होता था पहले शोज़ में कि आप 1 या 2 दिन में मुंबई में जो है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गए, पीआर हो गया, सब हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, तो इतना ज़्यादा हो जाता था 2 दिन में कि आप ना बर्नट आउट हो जाते थे, वही क्वेश्चन आप कितनी बार आप क्वेश्चंस अलग पूछ लोगे, कितनी बार मैं आंसर अलग दे पाऊँगा। बट ये बड़ा अच्छा सा था कि 2-3 इंटरव्यूज़ दिन में, फिर रेस्ट, फिर अगले दिन चले गए कहीं स्टूडियो में, फिर 2-3 इंटरव्यूज़, तो बहुत मज़ा आया मुझे करने में। तो आई थिंक मुझे ना थोड़ी सी आदत लगी उसकी कि इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था, और करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि जब सामान आपका परोसने लायक है और आप उसको परोस ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे मतलब खाएगा आदमी और देखेगा उसको। बिल्कुल सही बात है। आपके लिए एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन डेफिनेटली कॉमेडी तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंटरटेनमेंट कॉमेडी होता है। एंटरटेनमेंट ये होता है कि वो आपको, जैसे मान लीजिए आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, 2-2.5 घंटे की फिल्म है, आपको मालूम है आप एक डार्क रूम में जा रहे हैं, आपके पास साथ 300-400 लोग बैठे हुए हैं, आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, उसके बाद भी वो आपको खींच ले अपनी जगह। यू आर लिविंग अ फॉल्सेटो, एक्चुअली इल्यूजन, पिक्चर देख रहे हैं आप, फिर भी वो इल्यूजरी जो फैक्टर है वो गायब हो जाता है। वो मैजिक ऑफ क्रिएशन है, मैजिक ऑफ आर्ट है वो, और मुझे लगता है कि वही एंटरटेनमेंट है। उसमें आपको वो रुलाएगा भी, आपको शायद हंसाएगा भी, आपको एस्केपिज्म में भी ले जाएगा, और एक होलसम एक्सपीरियंस जो होता है ना, भले वो इंटेंस भी हो या ना हो इंटेंस, बट वो आपको अपनी जगह पे घसीट लेना अंदर, अपनी दुनिया में ले आई थिंक वो एंटरटेनमेंट है। राइट, ओके। नाउ जिस तरीके के आप एक्टर हैं, एक आपके अंदर एक ज़िद है, आपके अंदर एक इच्छा है कि आप कुछ अलग करने की कोशिश करें, किसी तरीके के स्ट्रेट जैकेट ना किया जाए, किसी तरीके से ब्रैकेट ना किया जाए आपको। जब आपको डायरेक्टर फॉर एग्जांपल कोई सीन बताते हैं या फिर एक सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जांपल अमित सियाल उसके अंदर अपना खुद का कितना डालना चाहते हैं? बहुत से एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि दैट वी कंप्लीटली फॉलो द डायरेक्टर, लेकिन जितना मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप डेफिनेटली एंड मुझे लगता है कि आपको शायद हायर भी इसीलिए किया जाता है कि अमित सियाल विल ऐड
अ सर्टेन टच टू द कैरेक्टर, यू आपको राइटिंग में भी आपको एक समझ है, सब कुछ है, अपना अपना एक टच ऐड करना कितना ज़रूरी है आपके लिए? I think this is very much related to the uniqueness वाला discussion that we were having a little bit पीछे. तो हाँ डेफिनेटली इसीलिए हायर करते हुए कि मैं अपना कुछ उम्फ लेके आता हूँ कैरेक्टर में. बट मैंने एक सीरीज़ करी महारानी, तो मैं काफ़ी अपना महारानी से पहले मैं जो भी काम कर रहा था उसको काफ़ी टेक्स्ट को ना अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, कि हाउ वुड इट कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ मी, rather than the pen of the writer. जी जी. बट महारानी में मैं यही लेके गया थॉट प्रोसेस, और पहला दिन मेरे को याद है सेट पे, एंड आई वाज फेलिंग मिजरेबली बिकॉज आई वाज ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग द लाइंस ऑफ माय ओन. तो उस चक्कर में लाइंस इधर उधर हो जाती थी थोड़ी, चेंज हो जाती थी. बट सुभाष कपूर क्रिएटर ऑफ द शो, उन्होंने बोला नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, फिर से कर. 10-15 डे हो गए. तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर, कह रहे हैं बेटा तुम ना लाइनें चेंज कर रहे हो, और तुम लाइनें अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इट्स लाइक अ बैलेड, उसका एक रिदम है लाइनों का और शब्दों का जो पिरोए गए हैं. वो ये ऐसी वैसी लाइनें नहीं है. दिस इज अ वेरी बैलेड लाइक पॉलिटिकल लैंग्वेज दैट वी ट्राई टू कम आउट विद इन द शो. तो तू चेंज करेगा ना तो नहीं अच्छा लग रहा, साउंड ही नहीं अच्छा कर रहा है. तो जो लिखा है वही बोल. तो बहुत सालों के बाद एक रिस्ट्रिक्शन आया, और उस रिस्ट्रिक्शन ने एक कोई नई चीज़ सिखाई मुझे, कि ज़रूरी नहीं है कि अपना बनाने के लिए आप टेक्स्ट ही चेंज करने लग जाओ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को रोको भी. तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हुए जहाँ पे मैं अपना कर पाया महारानी में, बट मोस्टली टेक्स्ट पे ही रहा. तो टेक्स्ट ना चेंज करते हुए आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो एक नई कला सीखने को मिली. तो आई थिंक ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, व्हाट आई एम सेइंग. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरी तरह ही करूँगा. कभी कभी कमाल की चीज़ें हो जाती हैं कि आपके डायरेक्शन में करूँ, बिल्कुल आपके डायरेक्शन में करूँ, इधर उधर सोचूँ ही मैं. और सुभाष भाई जैसे वो डायरेक्ट करते हैं, उन्होंने जो शो क्रिएट किया है, his understanding of the political circle and the political establishment was so intense and detailed कि मतलब इधर उधर अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है. तो आप टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक इट डिफर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट यार. आई एम वेरी फ्लेक्सिबल दैट. दैट्स वंडरफुल. ओके, अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि मुंशी प्रेमचंद का हम लोग जिक्र कर रहे थे बाहर, और आपने कहा कि मुंशी प्रेमचंद पे कहानी बनाना, एक फिल्म बनाना जो है बहुत ही बड़ी बात है. आपकी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत सर, बहुत. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू नेम द शो, बट देयर वाज अ शो दैट आई डिड एंड इट डिड वेल, बट द राइटिंग वाज अ लिटिल वीक. So it creates such an atmosphere on the set when you first receive it, when you turn up for the shoot. जी. And you read and you go, नहीं यार, it's not motivating at all. और फिर वो बैठ के उसको डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते रहना 1 घंटा, फिर उसमें चेंजेस करना, ना उनको अच्छा लग रहा है ना मुझे अच्छा लग रहा है, ना राइटर को अच्छा लग रहा है, और टाइम अलग वेस्ट हो रहा है. तो राइटिंग इज लाइक द पिलर, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर इट हैज़ टू बी, राइटिंग. Otherwise everything will fall flat. It is all about the writing and the narrative. आप जितना अच्छा मर्जी सुंदर फिल्म बना लो, बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम पहना लो, अच्छी लाइटिंग कर लो, सुंदर सुंदर एक्टर ले लो, नहीं अच्छी लगेगी फिल्म. एक टाइम का ऑडियंस नैरेटिव ही फॉलो करती है. एंड दिस इज सो ट्रू ऑफ आवर ओल्डर फिल्म्स. जो क्लोजअप लगाना होता था तो पर्दा लगा देते थे पीछे. पर्दा नहीं दिखता था कोई, एक्टर को देखता था, राइटिंग को सुनता था. आई थिंक राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसके बगैर तो नहीं सकता. तो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनकी राइटिंग आपको बहुत पसंद है? मैंने थोड़े टाइम पहले एक देखी थी पीकू, तो मुझे वो फिल्म ही बड़ी अच्छी लगी वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऑफ स्क्रीन भी कोई एक्टर बोल रहा है, ज़रूरी नहीं उसकी शक्ल दिखे, बिकॉज जिसको बोल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो एक्शन कर रहा है, फिजिकलिटी कर रहा है एक्टर. प्लस इमैक्युलेट राइटिंग थी, मज़ा आ रहा था जी. मैंने बहुत सालों के बाद ऐसा रोमांस देखा स्क्रीन पे, इरफान भाई और दीपिका का, अनसेड रोमांस,
और लास्ट तक कुछ कमिटमेंट नहीं है, बट आपके अंदर ना लिंगर ऑन करता रहता है कि यार बोल दो यार, अब तो कुछ बोल दो यार एक दूसरे को, यू नो, बट वो नहीं बोलते हो आप। और ऐसे ही इरफान भाई की एक और, इरफान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे जो हम लोग यूनिकनेस की बात कर रहे थे, वो उस आदमी में जैसी है ना, वो किसी में नहीं है। और फिर एक थी ये अपना कारवां, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ कोर्स इरफान भाई की। what a writing यार, what writing, and what did he do with that character? It was unbelievable. Even I auditioned for that role, but obviously I couldn't have beaten him. So but I saw that film and I said, my God, this man yaar, and it's only because of the writing. It has to be the writing, otherwise ऐसे बहुत अच्छी सारी बहुत फिल्में हैं सर, बहुत फिल्में। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक कुछ लार्जर कॉज होना चाहिए यार राइटिंग में। ज़रूरी नहीं कि वो प्रीची हो कुछ भी, पर ना कुछ पीछे कुछ मेटल चल रहा होना चाहिए राइटिंग में। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया हंसाने के लिए, हंसाने से जाने भी दो यारों की अगर बात करें, कल्ट क्लासिक है वो। तो लार्जर कॉज से मतलब है कि सटायर चल रहा है, इट इज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियो एट दैट टाइम, यू नो, ब्यूरोक्रेसी, दिस दैट, करप्शन, बट मज़े भी आ रहे हैं। तो वो आई थिंक वो जो पिलर रहता है ना अच्छा एक लार्जर कॉज का, तो उसके अराउंड बहुत अच्छी कहानी भी होती है और वो हमेशा याद रहती है, भूलते नहीं फिर आप वो। अगर जैसे हम राइटिंग की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत से लोग जो नहीं समझते हैं उस चीज़ को कि दैट स्क्रीन प्ले इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म, बट स्क्रीन प्ले इज़ नॉट डायलॉग्स एज पीपल कंफ्यूज इट टू बी। डायलॉग्स इज सेपरेट, स्क्रीन प्ले अलग है। स्क्रीन प्ले के अंदर जो नुएंसेस हैं, साइलेंसेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्टर लेके आता है। आपका जो एक इंटरप्रिटेशन होता है किसी कैरेक्टर का, और उसमें वैसे डायलॉग्स के बीच में जो साइलेंसेस हैं और आपको एक बहुत बार आंखों से कहने की कोशिश करनी है, अपने एक्सप्रेशन से कहने की कोशिश करती है, वो प्रोसेस आपको राइटिंग का कितना खूबसूरत लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बहुत आई थिंक उसी के लिए तो एक एक्टर जीता है सर, यू नो, कि वो अप्रोप्रिएट पॉज कब लेना है, वो साइलेंस का इस्तेमाल कब करना है, यू नो, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब संधि विच्छेद करना है, कब नहीं करना है, कब धड़ 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 बोलना है, कब आराम से बोलना है, यू नो। एंड आई थिंक वो वही प्रोसेस है और वो स्पेस में ही होता है सब। उसको आप सोच, जैसे मैं थोड़ा अनप्रिपेयर्ड जाता हूँ यार शूट करने, यू नो, कि एक बार पढ़ लिया, लाइनें समझ ली और याद कर ली, अब इसके बाद भूल जाओ कि ये मत डिज़ाइन करके जाओ घर से यार कि मतलब ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बिकॉज यू नेवर नो कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है या तुम्हारा कोई एक्टर क्या करेगा। और बड़ा मज़ा आता है कि लेट्स सरप्राइज ईच अदर, नो, अगर एक अच्छा एक्टर हो सामने तो लेट्स सरप्राइज ईच अदर, यू नो, रिएक्ट टू दैट, सो देन इट इज़ वेरी नेचुरल। तो आई थिंक वो स्पेस में ही होता है। एंड ये वन टेक एक्टर वाली मिथ से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 20 टेक भी करने में, अनलेस अनटिल वो ऑनेस्टी आ जाए, यू नो, वो पहले में भी आ सकती है, वो 20वें में भी आ सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि दैट आपने जिस तरीके से सोचा था कोई किरदार, वो फाइनली फिर वो उस तरीके से शेप अप नहीं कर जाता हो फिल्म में या शो में या कहीं पर भी? सर आई थिंक अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जैसे मैंने सोचा था वो नहीं हुआ है, बट ये ज़रूर होता है कि मैं अपना काम देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ देखना, अनलेस अनटिल की डबिंग वबिंग पे कुछ देखना पड़े। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी नसीहत दी है कि अरे देखना चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो मैंने बोला भाई वही सेम 100 मीटर की स्प्रिंट थोड़ी ना मार रहा हूँ मैं, यू नो, वो अलग फिल्म थी, वो अलग कैरेक्टर था, अब उसको देख के क्या सीख जाऊँगा उससे मैं। तो और आपको स्पेस में समझ में आ जाता है कि डिसऑनेस्ट था यार ये, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो ये काम चला रहे हैं, इधर उधर से एडिट करके लगा लेंगे, यू नो। तो ऐसी फीलिंग बहुत ख़राब लगती है मुझे, और बहुत बार होती है ऐसी एक्टर को, यू नो। कभी कभी आप नहीं होते हो स्पेस में, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो बट दे हैव टू मूव ऑन बिकॉज इट्स अ टाइट बजट, इट्स शेड्यूल्ड, एंड तो वो लिंगरिंग फीलिंग बड़ी गंदी सी लगती है, बट यू हैव टू लिव विद इट। ओके, स्क्रीन राइटर्स की अगर बात करें, कौन से आपके फेवरेट हैं? सर मुझे ना बिल्कुल नाम वाम याद नहीं रहते हैं, और रिसेंटली मैंने आई थिंक यही सब कारवां, पीकू जो आपको बोल दिए हैं। पुराने में अबरार अलवी साहब हैं, सलीम जावेद साहब हैं, कादर खान साहब हैं। सलीम जावेद साहब तो क्लासिक थे सर, वो तो बट जैसे मुझे ना ये जब मैं ये सेमी कमर्शियल फिल्में बोलूँगा इनको मैं, जैसे सेमी क्लासिकल गाने होते हैं, शोले वोले हो गए, सलीम जावेद की कहानियाँ हो गई, दे वर लाइक आउट एंड आउट एंटरटेनर्स, यू नो। बट थोड़ा सीरियस उसमें आएंगे तो श्याम बेनेगल वगैरह हो गए, यू नो,
उनका भी काम जब देखना शुरू किया तो इट वाज एन आई ओपनर। बहुत तमस वमस तो बहुत मतलब हिला दिया था तमस ने मुझे। राइट। और तो वो काम भी बहुत कमाल का है। प्लस मुझे बाहर के उसमें ये अपना डैनियल डे लुइस टाइप के एक्टर्स, डेंजल वॉशिंगटन, थोड़ा लार्जर देन लाइफ है वो, स्टिलनेस बहुत अच्छी है उनके अंदर, तो ये टॉम हार्डी मुझे बड़ा क्लासिक लगता है अभी। ये सब देखता रहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता मुझे कुछ भी किसी के नाम वाम, बट आई एम मोर ऑफ अ फिल्म ऑडियो विजुअल गाय रादर देन कि किसने लिखा है क्या लिखा है। वो पढ़ता भी हो तो भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता कुछ। डायरेक्शन करना चाहेंगे? आ तो रहा है ऐसा विचार, बट आई थिंक अभी तो नहीं करना चाहूँगा अभी। आई थिंक क्योंकि अगर मैंने वो कर लिया तो देन आई माइट जस्ट गो अस्ट्रे फ्रॉम, बिकॉज आई still believe that I haven't achieved my best yet, and in acting. So I really want to, go till that point before I jump into direction. But I keep writing things, half-baked ideas लिखता हूँ, फिर वो 4 दिन के बाद पढ़ता हूँ, मुझे ख़राब लगने लगते हैं वो, तो फिर किसी और आइडिया में चले जाता हूँ। So अभी I am making up my mind to sit down and write something, like from start to finish. एक बार वो अगर कुछ अच्छा लगा मुझे कि मैंने लिख दिया गलती से, फिर उसको देखेंगे डायरेक्ट करने का क्या है क्या नहीं, बट अभी ऐसा कुछ नहीं, बट करूँगा ज़रूर। आपका एक्टिंग के लिए एज एन एक्टर आपका रियाज क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने मनोज बाजपेयी भाई का मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर रियाज लाइक? ही सेड कि मैं कविता पढ़ता हूँ, एक कविता शीशे के सामने एवरी डे, और वो मेरा रियाज है कि मतलब उसका उच्चारण क्या है, उसके नुएंसेस क्या हैं, लफ्ज़ों के मायने क्या हैं, उसको तलाश करना, उनको महसूस करना, उनको एक अदायगी किस तरीके की होती है। तो अमित सियाल का रियाज क्या है एक्टिंग के लिए? कुछ रियाज नहीं है सर, एक नंबर का आलसी आदमी हूँ मैं। बट मेरा रियाज अगर मैं सोचूं तो मैं फिल्में पता नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किताबें पढ़नी बहुत कम कर दी मैंने, ऑलमोस्ट पढ़ना ही हो गया, बट मैं वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बट मैं डॉक्यूमेंट्रीज कुछ भी मिल जाता है ना देखने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो एक एक्टर के लिए अच्छा भी है, क्योंकि आप जितनी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है ना उतनी जगहों पे आप जा नहीं सकते, उतने लोगों से आप मिल नहीं सकते, और जब आप उसमें देख रहे होते तो वो सच है, वो इट्स नॉट फिक्शन, एंड इट टीचेस यू लॉट, एंड लॉट ऑफ इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस। बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट मिल जाते हैं कि अरे यार वो देखा था मैंने वो देखा था। तो आई थिंक रियाज मेरे लिए एक तो डॉक्यूमेंट्रीज देखना है, प्लस आई थिंक पता नहीं कुछ ये साइकोटिक चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, लेकिन जैसे आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। वो ऑब्जर्वेशन जो है ना इंस्ट्रूमेंट की, वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि आई एम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, द एनवायरनमेंट, द अदर पर्सन। मैं अगर सड़क पे भी खड़ा हूँगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं ऑब्लिवियन में हूँ, मैं कहीं या कहीं खोया हुआ हूँ, देखता रहूँगा। आई थिंक वो एक मेरे इंस्ट्रूमेंट की ना वो हैबिचुअल हो गया है वो। तो आई थिंक एक्टर्स को पता भी नहीं चलता, वो रियाज में ही रहते हैं सारा टाइम। बॉडी लैंग्वेज को कैसे आप अप्रोच करते हैं किरदारों के? तो बैरी जॉन के साथ मैंने शुरू किया था थिएटर जी। तो वो बड़े ना वो इनसाइड टू आउटसाइड वाले डायरेक्टर हैं वो, कि तुम ढूंढो अपने अंदर क्यों बोलना है तुम्हें, क्या करना है, ये कैसे चलना चाहते हो। फिर मैं जब वापस आया ऑस्ट्रेलिया से, एंड देन आई जम्प बैक अगेन इनटू एक्टिंग इन दिल्ली। So I met this gentleman called Rashid Ansari. He's a martial artist, and he's an artist, martial artist, body movement, physicality, theater में physicality का क्या यूज़ हो सकता है, उस तरीके की ट्रेनिंग देते थे वो। तो हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे, और उन्होंने 2 महीने का हमको बॉडी मूवमेंट का ट्रेनिंग दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे उस दिन पता चली कि कभी कभी आप अपनी बॉडी को पेन देके भी इमोशन निकाल सकते हैं। क्या बात? तो वो मुझे याद है कि उन्होंने एक पहला वॉक करवाया कि मतलब स्क्वीज योर बटक्स बट द मसल्स ऑफ योर बम्स, एंड स्क्वीज ऑल द मसल्स ऑफ योर लेग, tighten your back, it will hunch automatically, and then walk. So when we saw ourselves walking in the mirror like that, so there was so much pain in our faces because we were constantly, and we looked so old and haggard. तो उन्होंने बोला यही करना पड़ेगा, अगर तुमको बुढ़े की और हैगर्ड की एक्टिंग करनी है तो you'll have to give pain to your body. तो वो मेरे साथ हमेशा स्टे किया कि ओ ये भी कमाल की चीज़ है। तो क्या बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ कि
इसको क्या कहाँ पे क्या दुख होगा या गम होगा मेंटली या फिजिकली जो इसकी बॉडी पे आउटवर्ड अपीयरेंस पे एक्ट कर रहा होगा, तो वो एक बार समझ में आ जाता है तो हो जाता है, फिर वो प्रैक्टिस की बात। Amazing, amazing. Amit Sial Sahab, thank you very much. Wonderful talking to you. I think you're truly a unique actor and unique professional, and I'm very sure. बस आपने जिस तरीके से जो बदलाव किया ना मेरे भाई, उससे मैं बहुत खुश हूँ. Because मैंने certain actors को देखा है कि उनके rigidity के चक्कर में ना टैलेंट वेस्ट हो गया. टैलेंट सामने आना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने में कोई बुराई नहीं है. अपने प्रिंसिपल्स रखिए. अपने मैं पूरा हो गया फ्लेक्सिबल. नहीं, congratulations for that, and congratulations to Ritesh for that. Thank you. So that's all we have from Let's Talk with Faridoon. Amit Sial, a fantastic actor, and जैसे मैंने शुरू में मैंने कहा कि अभी ये छक्का मारेंगे, बहुत जल्द मारेंगे. बट बेस्ट पार्ट है, मुझे लगता है कोई भी एक्टर्स या कोई भी प्रोफेशनल अगर उसके अंदर एक भूख है, एम्बिशन की भूख है कुछ करने की, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, बिकॉज दैट्स वेरी एनर्जाइजिंग फॉर एवरीवन अराउंड हिम एज वेल. So thank you very much and all the best. थैंक यू. हाय, इट्स अमित सियाल और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद फरीदून.